अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हम अ, आज इंशाल्लाह इजारा का स्टैंडर्ड करेंगे। तो इसका सबसे पहले हस्ब मामूल स्कोप देख लेते हैं। दिस स्टैंडर्ड कवर्स ऑपरेटिंग लीज ऑफ प्रॉपर्टीज और इजारा मुतय्यब बितमलीक whether the institution is the lessor or the lessee। ये जो स्टैंडर्ड है ये कवर करता है ऑपरेटिंग लीज को और इजारा मुत्तहिया बितमलीक को। ऑपरेटिंग लीज का आइडिया है आप लोगों को? इतरत हूर। जी, मुझे तो आइडिया है। सर, ऑपरेटिंग लीज तो सिर्फ किसी भी एसेट को यूज करने के लिए फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है ये बिल्कुल ठीक। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग भी कहलाती है, जिसका आप अपनी बुक्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। सही। और इसके ऑपोजिट क्या होता है? फाइनेंसिंग लीज होती है सर। फाइनेंसिंग लीज होती है। शबी आइडिया है फाइनेंसिंग लीज का? सर थोड़ा सा आइडिया है लेकिन पूरा तफसील से नहीं बता पाऊंगी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखें, लीज की दो किस्में होती हैं। एक ऑपरेटिंग लीज होता है और एक फाइनेंस 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 लीज होता है। ऑपरेटिंग लीज के बारे में नबील ने बताया कि ऑपरेटिंग लीज में बेसिकली लेसोर की ही लेसोर यानी जो किराए पर देता है, जो देता है उसको लीज पर, तो उसकी ओनरशिप थ्रू आउट द टेन्योर रहती है। और जब पीरियड एंड हो जाता है तो उसी की ही ओनरशिप होती है। सर ये लेसी को फाइनेंसिंग लीज फाइनेंसिंग लीज वो जो बैंक अक्सर करते हैं, जो अगर आप मुझे करेक्ट करिएगा, अगर बैंक अक्सर जो करते हैं फाइनेंसिंग लीज करते हैं जिसमें आखिर में मिल्कियत ट्रांसफर इजारा मुंतहिब तमलीक के एक तरीके से ऑपरेटिंग लीज कह सकते हैं। जी देखें, लीज का मैं यही बता रहा था आपको कि लीज बेसिकली कन्वेंशनल टर्म में हम बात कर रहे हैं। कन्वेंशनल टर्म में लीज की दो किस्में हैं, एक ऑपरेटिंग लीज है और एक फाइनेंस लीज है। तो ऑपरेटिंग लीज का मैंने आपको बताया था, जो इस्लामिक बैंकिंग में इजारा मुंतहिया बितमलीक है, वो बेसिकली आप यूं समझ लें कि वो ऑपरेटिंग लीज की ही एक टाइप है। जबकि अभी पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज क्या होता है, तो फिर इस पर बात करते हैं कि इजारा की माहियत क्या है, वो किस में फॉल करता है। तो मार्केट में जो राइज लीज हैं उसमें दो टाइप्स हैं। एक ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज ये है कि एसेट थ्रू आउट द टेन्योर लेसोर की मिल्कियत में रहता है और ये एट द एंड ट्रांसफर नहीं होता लेसी को। जो किराएदार है उसको ट्रांसफर नहीं होता और उसकी जो लाइफ होती है, ये जो लीज पीरियड होता है उसकी लाइफ से बहुत कम होता है। लाइफ उसकी ज्यादा होती है और इसमें बहुत जल्दी ये खत्म हो जाता है। उसका पीरियड लेस और ये करता है कि वो एसेट फिर किसी और को दे देता है, कोई और उसको इस्तेमाल करता है ऑपरेटिंग लीज के हवाले से, फिर किसी तीसरे को दे देगा। तो यूं चलता रहता है। ये समझ लेकिन नॉर्मली आपके यहाँ रेंट a कार का जो तस्वुर है वो यही है कि आपने गाड़ी ली, उसने कुछ अरसे के लिए चलाई, उसके बाद फिर आपने ले ली, आपने कोई दूसरा क्लाइंट आ गया, दूसरे को उसको लीज पे दे दिया, किराए पे दे दिया, उसने वापस कर दिया, आपने तीसरे को दे दिया। तो ये सिंपल ऑपरेटिंग लीज है। इसके मुकाबले में फाइनेंस लीज होता है। और फाइनेंस लीज यही होता है जो कि शबी ने कहा कि एट द एंड ये इसकी मिल्कियत ट्रांसफर हो जाती है। जब ये इजारा पीरियड खत्म हो जाएगा, लीज पीरियड खत्म हो जाएगा, तो ये एसेट खुद ब खुद लेसी का हो चुका होता है। लेसोर की मिल्कियत से निकलता है और लेसी का हो चुका होता है। तो ये दो किस्में हैं। अब जो इस्लामिक बैंकिंग का इजारा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वैसे बज़ाहिर इसमें मुशाबिहत ऑपरेटिंग उसकी फाइनेंस लीज की नजर आती है, क्योंकि एट द एंड मिल्कियत यहाँ पर भी ट्रांसफर होती है। लेकिन ये डिफरेंट इस सेंस में है कि वहां पर इन द बिगिनिंग लीज टर्म में ही ये बात लिखी जाती है कि एट द एंड ये एसेट अगर फला फला शराइत पूरे हो गए तो ये एसेट आपको ट्रांसफर किया जाएगा, आपकी मिल्कियत हो जाएगी। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में ये फॉर थ्रू आउट द पीरियड ये रहता लेसोर की मिल्कियत है और लेसी इसको इस्तेमाल करता है।
और इसमें इस दौरान ये मिल्कियत ट्रांसफर नहीं होती। जब ये पीरियड खत्म होता है तो कस्टमर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो इस एसेट को परचेज कर ले। तो ये उस अपने ऑप्शन को इस्तेमाल करता हुआ एसेट को परचेज करता है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होता उस पर कि वो लाजमन ये एसेट परचेज भी करे। ठीक है। तो ये इस वजह से डिफरेंट है फाइनेंस लीज से। फाइनेंस लीज में खुद ब खुद एसेट ट्रांसफर हो जाएगा उसको, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में इजारा, जिसको इजारा मुतय्यब बितमलीक कहते हैं, उसमें खुद ब खुद ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि एट द एंड आपको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से ये ऑनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ती है। ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने कहा कि आपको बैकग्राउंड बता दूं। सर तो ठीक है, ये बात इसका क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि इसका ये मतलब है कि फिर इसका रिस्क तो ऑनरशिप के साथ ही रहेगा ना, ऑनरशिप के साथ रिस्क है, बिल्कुल बैंक को बिल्कुल। ही उसका इजारा रिस्क है। इजारा में थ्रू आउट द टेन्योर ये बैंक की ओनरशिप में रहता है, और तमाम रिस्क ओनरशिप से रिलेटेड रिस्क बैंक का होता है। इंशाल्लाह इस पर फिर आगे स्टैंडर्ड तफसील से बात करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड वो आगे कह रहा है वेदर द इंस्टीट्यूशन इज द लेस्टोर और द लेसी। वो कह रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड है, हूर को आवाज नहीं आ रही, आप सब बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? जी क्लियर है, आवाज तो क्लियर है जी आपकी। सर, आ रही है आवाज। आई थिंक उसके एंड आ पे रही है सर। प्रॉब्लम है। उनको काइंडली आप लिख दें कि आवाज है, जरा वो अपने माइक को उसको मैं लिख देता जरा चेक करें, कनेक्शन को चेक करें। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड सर है ये मेरा क्वेश्चन है कि कन्वेंशनल में अगर लीजिंग होती है तो क्या वहां पे भी ओनरशिप सी उन्हीं की उसमें रहती है, मतलब रिस्क लॉस का वो लोग बेयर करते हैं, जबकि हमें तो कन्वेंशनल ऐसा में लगता है जो ना कि ऑपरेटिंग लीज है ना, ऑपरेटिंग लीज में उस ऑपरेटिंग लेसोर लीज का में भी रहता है। तो हाँ, उसमें रहता लेसोर का है ऑपरेटिंग लीज में, जबकि फाइनेंस लीज में ये डिपेंड करता है टर्म्स कंडीशन में। लेकिन जो फर्क है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में, वो जो फर्क है वो मोटा मोटा सा फर्क ये है कि उसमें इस्लामिक बैंकिंग में एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से आप ऑनरशिप को ट्रांसफर करते हैं। कन्वेंशनल बैंकिंग में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती, इसीलिए कन्वेंशनल लीज को इसीलिए अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट होने की कबात मौजूद है। सेल और लीज को इन्होंने एक साथ जमा किया होता है, तो ये सेल और लीज एक साथ जमा नहीं हो सकते। फिर जो नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो थ्रू आउट लीज पीरियड रहता है कन्वेंशनल में, इसका लॉस रिस्क बेयर कौन कर रहा होता है? जी, यही अर्ज कर रहा था मैं आपसे कि ये जो लॉस रिस्क है, ये डिपेंड करता है कि आप ऑपरेटिंग लीज कर रहे हैं या फाइनेंस लीज कर रहे हैं। ये ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज कन्वेंशनल की टर्म्स हैं। तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर ऑपरेटिंग लीज है तो 100% जो लीजिंग कंपनी है या जो बैंक है वो उसको कर रहा होता है। बैंक्स वैसे नॉर्मली ऑपरेटिंग लीज करते नहीं है, ये ज़्यादातर लीजिंग कंपनीज करती हैं। तो जो लेसोर होता है वो उसमें 100% बेयर कर रहा होता है, जबकि फाइनेंस लीज में ये डिपेंड करता है टर्म्स कंडीशंस पे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सर बैंक तो ऑपरेटिंग लीज नहीं कर रहा ना सर, वो तो जितने भी बड़े बड़े एसेट्स हैं, जनरेटर्स हो गए या इस किस्म के, वो थ्रू मुदारबा कंपनीज, रेंटल मुदारबा या ऑपरेटिंग लीज रियरली हुई है और प्रैक्टिकली मैंने की भी है, के इलेक्ट्रिक और दूसरे उनके साथ की भी है, लेकिन बहुत रियर है। मतलब मैंने बहुत रेयर है, नहीं नॉर्मली नहीं करते 20 बैंक्स। ईयर्स के टेनर में मैंने 2 दफा की है, 2 दफा देखी है। कन्वेंशनल के बैंकिंग की बात कर रहे हैं आप? जी कन्वेंशनल में की है, बिल्कुल इस्लामिक में तो सही। नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। हाँ, बैंक्स नॉर्मली करते नहीं है, क्योंकि देखें इसमें एट द एंड बैंक का मकसद क्या होता है? बैंक का मकसद एसेट को रिटेन करना नहीं होता। बैंक का मकसद ये होता है कि ये एट द एंड ये चला जाए, बैंक को रिटेन ना करना पड़े। ये लीजिंग कंपनीज होती हैं, वो एसेट रिटेन करती हैं। उनको मतलब एक आ गया, किसी ने वो मशीनरी यूज कर ली, उसके बाद किसी दूसरे को दे दी। जैसे नॉर्मली जनरेटर्स में होता है कि जनरेटर मतलब कुछ अरसे के लिए एक बंदा लेके चला गया, उसको आपने दे दिया ऑपरेटिंग लीज पर, उसके तो उसने वापस कर दिया, फिर एक दूसरा बंदा है उसको आपने दे दिया। तो नॉर्मली ये लीजिंग कंपनीज कर रही होती हैं। और इस्लामिक बैंकिंग में जो इजारा है वो बेसिकली ऑपरेटिंग लीज के कबीले से है। मतलब अगर आप कैटेगराइज करना चाहें कि इजारा कहाँ फॉल करता है, देखें या तो ये ऑपरेटिंग लीज में फॉल करेगा या वो फॉल करेगा फाइनेंस लीज में। तो इस्लामिक बैंकिंग का जो इजारा है ये फॉल करता है ऑपरेटिंग लीज में। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज में, क्योंकि थ्रू आउट द टेन्योर यहाँ पर जो सारा का सारा रिस्क है वो लेसोर का है,
और ये खुद ब खुद यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इसलिए फिर इन स्टैंडर्ड ने मैं ये लिखा, दिस स्टैंडर्ड कवर्स ऑपरेटिंग लीज ऑफ प्रॉपर्टीज और इजारा मुतय्यब बित्तमलीक वेदर द इंस्टीट्यूशन इज द लेसोर और द लेसी। ठीक है, ये बात ये कर रहा है कि ऑपरेटिंग लीज को ये कवर करता है या इजारा मुतय्यब बित्तमलीक को कवर करता है। ऑपरेटिंग लीज कहें या फिर आप इजारा मुतय्यब बित्तमलीक कहें, ये दोनों सूरतों में ये एक ही टर्म है। वेदर द इंस्टीट्यूशन इज द लेसोर और द लेसी, बैंक खुद लेसोर भी हो सकता है, लेसी भी हो सकता है, डिपेंड्स। ये दोनों को कवर करेगा। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट कवर सुकूक अल इजारा, ये इजारा सुकूक की बात नहीं करता है, क्योंकि इजारा सुकूक के लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट सुकूक के नाम से। नॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स। देखें, इजारा बेसिकली उसकी दो टाइप्स होती हैं इजारा की, खुद जो इस शरई टर्म में इजारा जिसको कहते हैं। तो इजारा की दो टाइप्स होती है, एक इजारतुल आयान है और एक इजारतुल अशखास है। इजारतुल आयान ये कि जो एसेट्स हैं वो आप अगर आप देते हैं उस पर किराए पर, तो वो इजारतुल आयान, आयन मतलब रियल एसेट। वो रियल एसेट अगर आप किराए पे देते हैं तो वो कहलाता है इजारतुल आयान। हम जब भी नॉर्मली इजारा कहते हैं तो इससे मुराद ये वाला इजारा होता है कि जिसमें हम कोई एसेट या प्रॉपर्टी हम लीज पे देते हैं। इसके अगेंस्ट इजारतुल अशखास होता है, जो कि अफराद का इजारा होता है, जिसमें अफराद की जो समझ लें कि उसका उसका टाइम या उसका उसकी एक्सपर्टीज आप लेते हैं और उसको हायर करते हैं किसी खास काम के लिए। जैसे मुलाजिमत आप सब करते हैं, तो जहाँ जहाँ आप मुलाजिम हैं आप सब बेसिकली आपके साथ इजारा हुआ हुआ। तो ये स्टैंडर्ड इजारतुल अशखास को कवर नहीं करता, लोगों के साथ इजारे को कवर नहीं करता, बल्कि एसेट्स के साथ इजारे को कवर करता है। और जो लोगों के साथ इजारा है उसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड है। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉमिस टू लीज। प्रॉमिस टू लीज, लीज करने से पहले जो प्रॉमिस किया जाता है, जो वादा किया जाता है, वो उस पर बात कर रहा है। इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन प्रिंसिपल एन इजारा कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड फॉर एन एसेट ओन्ड बाय द लेसोर और एन यूजरफैक्ट ओन्ड बाय द सब लेसोर। वो कह रहा है कि प्रिंसिपली इजारा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा उस एसेट का किया जाएगा जिसका लेसोर मालिक है, या ये कि यूजो फ्रक का वो मालिक हो। देखिए, दो चीजें होती हैं यहाँ पर, बस आपको गौर करने की जरूरत है कि कोई भी एसेट हो तो वो बेसिकली दो चीजें होती हैं उसमें। नंबर एक, उसका जो असल आयन है जिसको अंग्रेजी में कॉर्पस कहते हैं वो, और दूसरा उसका यूजो फैक्ट, मनफियात जिसको शरी टर्म में कहते हैं। तो एसेट, कोई भी एसेट हो, कोई भी फिक्स एसेट हो, वो बेसिकली दो चीजों का मुरक्कब होता है। ये एक उसका आयन होता है, एक उसकी मनफियात होती है, कॉर्पस होता है, या फिर उसका यूजो फैक्ट होता है। जो असल एसेट है उसका मालिक एक मुअय्यन शख्स है, एक किसी खास फर्द की वो चीज है, मिल्कियत में है। मनफियात, मनफियात जो है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है, दूसरे की मिल्कियत में आ सकती है थ्रू, थ्रू किसके, कोई बताएगा किस चीज के थ्रू वो दूसरे की मिल्कियत में आ सकती है? तो सेल कॉन्ट्रैक्ट। इस सेल के अलावा तो मतलब सेल करेंगे तो वो तो असल एसेट जो उसके मिल्कियत में आ गया। असल मिल्कियत आपके पास है, लेकिन सर जो डीएम यूजो फैक्ट है करेंगे, वो। जी, मतलब डीएम में यूनिट देते हैं ना। नहीं नहीं, नहीं डीएम नहीं नहीं है। नहीं। सर जैसे हम रेंट पे किसी को घर देते तो यूज ऑफ ट्रक उसके पास ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, खुर्रम ने बिल्कुल ठीक कहा। इजारा के जरिए से यूजो फैक्ट का मालिक लस्सी बनता है। इजारा अगर आप डिफाइन करें शरी टर्म में तो ये सेल ऑफ यूजो फैक्ट है। इसको कहते हैं कि अगर आप यूजो फैक्ट को बेचें तो ये बेसिकली लीज या इजारा है। इसमें एक खास मुअय्यन मुद्दत के लिए आप उसका यूजो फैक्ट बेचते हैं। तो यूज ऐसा हो सकता है कि यूजो फैक्ट का मालिक कोई और हो और असल एसेट का मालिक कोई और हो। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज किराए पे देते हैं तो मालिक तो आप रहते हैं, लेकिन उसके यूजो फैक्ट का मालिक वो किराएदार बन जाता है। उतने अरसे तक जो उससे मनफियत हासिल होगी ना उस एसेट से, उसका मालिक है वो उसको यूज करेगा। उस यूजेज के बदले में वो आपको रेंटल दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा समझने का नुक्ता है कि ये आपके बड़ा काम आएगा इस स्टैंडर्ड में, कि ये हो सकता है कि एसेट
का जो मालिक है वो इसको रेंट पर दे, या उसने जिसको रेंट दिया हुआ है, जो किराएदार है, जो कि यूज ऑफ ट्रक का मालिक है, वो भी आगे किराए पर दे सकता है, जिसको सब लीज कहते हैं। ठीक है। यही बात ये कह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल इन इजारा कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड फॉर एन एसेट ओन्ड बाय द लेसोर और एन यूज ऑफ ट्रक ओन्ड बाय द सब लेसोर, कि वो जो इजारा एसेट है वो या तो उसका उसके मालिक की मिल्कियत में हो, या उसका यूज ऑफ ट्रक सब लेसोर की मिल्कियत में हो। सब लेसोर मतलब जिसको किराए पर दिया गया है, ठीक है, उसने आगे फर्दर किराए पे देना है, तो वो सब लेसोर कहलाएगा। और ये इसकी जो आगे किराए पे देगा ये सब लीज कहलाएगी। ये तो बिल्कुल सिंपल से मकान पे भी आ सकता है, गाड़ी पे भी आ सकता है। एग्जैक्टली जैसे एग्जैक्टली आपने किसी रेंटा कार एग्जैक्टली। को अपनी गाड़ी दे दी, उसने आपसे मंथली जो है वो 1 लाख रुपीज मेंशन कर लिया कि आपके साथ देगा, और उसने आगे रेंट पे दे दी और पूरे महीने डिफरेंट लोगों को रेंट पे देता रहा, तो ये भी सब लोग वो सब लीज हो गई इसकी। सर इसको पैरेलल लीज कह सकते हैं? पैरेलल लीज भी मेरे ख्याल में कह सकते हैं। पैरेलल लीज की इस्तेलाह यूज नहीं होती। सब लीज की इस्तेलाह यूज होती है, मगर पैरेलल लीज की नहीं होती। जी, इसके लिए सब लीज की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, पैरेलल लीज इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है। जी सर। तो बेसिकली इजारा की जो तारीफ है वो शरिया में, शरिया लॉज में इसी तरह से की जाती है कि जिसमें आप अपना यूज ऑफ रख, यानी जो मनफियात है वो किसी खास उजरत के एवज आप किसी की मिल्कियत में दे देते हैं। आगे ये कह रहे हैं, however it is for a customer to request an institution to acquire the asset or to acquire the usufruct of an existing asset which the customer wishes to take on lease। ये जो बैंक्स हैं इसमें नॉर्मली इजारा इस तरह से होता है कि बैंक कस्टमर्स की रिक्वेस्ट पर कोई एसेट एक्वायर करते हैं या उसका यूज ऑफ फ्रक्ट एक्वायर करते हैं, जो कि कस्टमर लीज पर लेना चाहता है। ठीक है। ये पहला जुमला तो एक प्रिंसिपल, जो असल जो उसूल है वो बयान किया है, और जो दूसरा जुमला है हाउ एवर सो ऑनवर्ड, वो बैंक का बताया कि बैंक्स में नॉर्मली कस्टमर के कहने पर, कस्टमर की विश पर लीज किया जाता है। इन प्रिंसिपल इजारा में बी इफेक्टेड डायरेक्टली ऑन द एसेट विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रिसीडिंग मास्टर एग्रीमेंट। देखिए, इजारा के लिए मास्टर एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं है। ये जैसे ही आपने एसेट को किसी के तहवील में दे दिया और यूज ऑफ ट्रक उसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये काफी है। इसके लिए किसी मास्टर एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। हाउ एवर इट इज परमिसिबल टू हैव अ मास्टर एग्रीमेंट। आप मास्टर एग्रीमेंट कर लें तो अच्छा है, इसकी इजाजत है। ड्रॉन अप कवरिंग नंबर ऑफ इजारा ट्रांजेक्शन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द कस्टमर, जो कि इस बात को मेंशन करेगा कि कितनी इजारा ट्रांजेक्शन इस बैंक के और क्लाइंट के दरमियान हो रही है। हो सकता है मल्टीपल एसेट्स पे इजारा हो रहा हो। सेटिंग आउट द जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें जनरल टर्म्स बयान की गई उस एग्रीमेंट की बिटवीन द टू पार्टीज। इन दिस केस देयर में आइदर बी अ सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच ट्रांजेक्शन, या तो ये कि हर ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग से आप लीज कॉन्ट्रैक्ट करें इन अ स्पेसिफिक रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय द टू पार्टीज, or alternatively the two parties may exchange notices of offer and acceptance by referring to the terms and conditions contained in the master agreement। वो बात ये कर रहा है कि आप चाहें तो मास्टर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करें जिसमें जनरल टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो, लेकिन जब आप एक्चुअल में लीज करने जाएं तो हर ट्रांजेक्शन के लिए आप चाहें तो अलग अलग लीज एग्रीमेंट्स कर लें, या फिर चाहें तो आप एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक नोटिस की सूरत में कर लें, कि जिसमें जैसे ही एसेट आए तो आपकी तरफ से एक ऑफर की गई हो और दूसरे की तरफ से एक्सेप्टेंस की गई हो। तो ये दोनों सूरतें जायज। ठीक है। ठीक है। It is permissible for the institution to require the customer who has promised to lease to pay a sum of money to the institution। ये हामिद जिद्दिया टाइप बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आप कस्टमर से ये कोई भी सम ऑफ मनी का मुतालबा कर सकते हैं, किसी मुअय्यना उसका पैसों का मुतालबा कर सकते हैं, जिसमें आप कस्टमर की सीरियसनेस को देखना चाहते हैं कि वो आया
इस लीज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। उसके कहने पे मैं एसेट तो खरीद रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुकर जाए। तो मुकर जाए तो मेरे लिए क्या होगा, मुकर सकता है, उसके पास ये राइट है, मुकरने का राइट है, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया है वो बाइंडिंग नहीं है, वो एक यूनिलेटरल प्रॉमिस है, बाइंडिंग नहीं है। मतलब ये कि ये टू वे चूंकि नहीं है तो इसलिए ये एक तरफा एक वादा है। अगर वो मुकरना चाहे तो मुकर सकता है, लेकिन आपने इसको इंश्योर करने के लिए कि आपको नुकसान ना हो, आप एक सर्टेन अमाउंट ले सकते हैं ताकि नुकसान की सूरत में उससे अजाला कर सकें। provided no amount is to be deducted from this sum except in proportion to the actual damage suffered by the institution in case the customer does not fulfill his promise। अगर वो वादा खिलाफी करता है तो आप एक्चुअल डैमेज उससे आप डिडक्ट कर सकते हैं। याद होगा हामिद जिद्दिया, हमने मुराबा में ये सारी बातें की थी। Thus, if the customer in case of ijara associated with a promise to transfer ownership breaches his promise, the promisor shall be charged either the difference between the cost of the asset intended to be leased and the total lease rentals for the asset which is leased on the basis of ijara मुंतय्यब तमलीक to a third party। देखिए उसने वादा खिलाफी कर ली, उसने इनकार किया, आपसे लीज लेने से इनकार कर दिया। तो आपके पास दो सूरतें हैं ना, कि या तो आप इसको मार्केट में बेचें, मार्केट में वापस बेच दें, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी को इजारा मुंतय्यब तमलीक पे दे दें। तो वो ये कह रहा है कि आपको अगर नुकसान बेयर करना पड़े तो उस सूरत में आप इस अमाउंट से डिडक्ट कर सकते हैं। वो नुकसान क्या है उसको उन्होंने डिफाइन किया है कि नुकसान से मुराद ये है कि जितने का एसेट आपको पड़ा उसका और उस प्राइस का डिफरेंस जितने में आपको बेचना पड़ा, एक्चुअल लॉस हो गया। या ये कि आपने अगर इसको थर्ड पार्टी को इजारा पे दिया है, उसने लेने से इनकार कर दिया तो आपने किसी और को इसको इजारे पे दे दिया, तो टोटल जो इजारा इजारा की रेंटल्स की सम है जो थर्ड पार्टी से आप लेंगे, मतलब थर्ड पार्टी से आप उस एक टेन्योर आपका फिक्स हुआ होगा ना, उस टेन्योर के अंदर आपने उससे रेंटल्स लेने हैं, तो वो टोटल टेन्योर मिलाकर जो वैल्यू बनती है वो आपके एक्चुअल एसेट की कॉस्ट से कम हो, तो उस सूरत में आप एक्चुअल डैमेज उससे डिडक्ट करेंगे उस सम से। ये बात समझ में आ रही है? नहीं, जरा उसको दोबारा से एक दफा कहिए, मैं समझ नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए एक्चुअल डैमेज से क्या मुराद है, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, मुराबा में हमने बात की थी कि आप अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं जिसको हामिद जिद्दिया नाम दिया गया था मुराबा में, तो वहाँ आपने ये कहा था कि एक्चुअल कॉस्ट ही बैंक डिडक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट से क्या मुराद है? तो ये एक्चुअल इजारे कॉस्ट की यहाँ सूरत पे में मेरा एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट जरा की सूरत में जितने दिन बैंक आउट ऑफ पॉकेट रहता है वो नहीं, एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट नहीं कॉस्ट तो नहीं। एक्चुअल कॉस्ट एक तो कॉस्ट वो है जो आपने पे की किसी भी जी। एसेट के लिए, और दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटी लॉस। अब यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट तो वही है जो आपने पे की टेक्निकली हम्म। एसेट को बाय करने के लिए। अगर हाँ, हम अपॉर्चुनिटी लॉस को छोड़ दें, जो हमें रेंटल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो जो हमारा जो एक्चुअल तो वही है जो हमने बाय करने के लिए जो पेमेंट दी फॉर द एसेट, वही बनती है एक्चुअल कॉस्ट तो। हम्म। तो मुराबा की सूरत में एक्चुअल क्या होता था? मुराबा में हमने क्या एक्सप्लेन किया था, एक्चुअल डैमेज से क्या मुराद है? एक्चुअल डैमेज, एक्चुअल लॉस जो है ना वो होता था उसमें, हमेशा जिद्दिया में भी अगर आपको काटना है तो वो एक्चुअल लॉस का जो है वो काटना एक्चुअल पड़ेगा। लॉस से क्या मुराद है? सर एक्चुअल लॉस से मुराद से जो जितनी अमाउंट हमने डिस्पर्स की है उतनी ही अमाउंट हम उसको उससे परचेज प्राइस हासिल से कम, करेंगे। प्रॉफिट परचेज जो प्राइस उससे से सर कम। जो लॉस प्रॉफिट प्रिंसिपल पे होगा वो होगा शायद। एग्जैक्टली, परचेज प्राइस से कम जी, आप परचेज प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जी। राइट, राइट। ये जी। किसने बोला? खुर्रम ने। हर परचेज से कम पे अगर आप बेचेंगे, हम ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक्चुअल लॉस या एक्चुअल लॉस तो वही होगा जो आपने मतलब से सपोज आपने इन्वेस्ट किया और उसके बाद अगर उसको सेल किया, अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो देन यू आस्क टू द कस्टमर के आप जो है वो लॉस पेयर करेंगे, ये वो हम मुराबा में हमेशा होता था, जी। ये जी, ये मुराबा में बराबर होता में था। होता अभी था। खुर्रम ने जो बात की है, एक्चुअल हम्म। कॉस्ट से मुराद ये होती है। देखिए एक्चुअल कॉस्ट से मुराद वो अमाउंट नहीं है जो आपने खरीदी है, वो एक्चुअल आपका लॉस नहीं है, वो एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल लॉस नहीं है, आपका नुकसान ये नहीं है। आपका एसेट तो नुकसान तो आपका है ना, बेचने के बाद एसेट पता खरीदना चलेगा। आपके लिए नुकसान नहीं है।
वो एग्जैक्टली तो exactly, बेचने के बाद पता नुकसान आपका चलेगा। एसेट खरीदना नहीं है। नुकसान ये है कि एक बंदे ने प्रॉमिस को ब्रीच किया, अब वो खरीद नहीं रहा, कोई और खरीद रहा है मुझसे, मुझे मार्केट में बेचना पड़ रहा है। अब मार्केट में हर बंदा विलिंग तो जी। नहीं होगा मुझसे खरीदने के लिए। सर फोर्स सेलिंग किसी भी हो बंदे को सकती पता है। चल जाए। फोर्स सेलिंग्स की वजह से प्राइस भी नीचे आ सकती है ना, वो बैंक बिल्कुल को बिल्कुल, जल्दी ये मैं बेचना यही चाहता फैक्टर कह रहा था कि अब वो कम, बहुत कम में बिकेगा, तो एक्चुअल जो कॉस्ट है वो है जितने का मैंने बेचा माइनस जितने का मैंने खरीदा, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। ये आप हामिश जिद्दीया से रिकवर जी कर सकते हैं। हूँ। ठीक है, ये हमने मुराबा में इसको काफी एक्सप्लेन किया था, आप लोग एक दिन जी में हाँ, ही भूल गए बिल्कुल सारा। बिल्कुल। अब जो इजारा है, इजारा में चूंकि आगे आपका सेल का इतना होता नहीं है, आप आगे इसको लीज पे दोगे ना, जाहिर है। आपसे एक बंदे ने प्रॉमिस को ब्रीच किया, तो आपको ये जो एसेट है, ये थर्ड पार्टी कोई अगर है लेना चाह रही है, तो आपसे वो इजारा पे लेगी। अब यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट से क्या मुराद होगी, यहाँ पर तो आप बेच नहीं रहे ना, आप तो आगे फर्दर इजारे पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ये है कि आपने जितने रेंटल्स उस थर्ड पार्टी से, जो नया आपका लेसी आया है, उससे जितने रिकवर करने थे उसका, और आपने जितने में खरीदा है उसका डिफरेंस, ये एक्चुअल लॉस होगा आपका। समझ में आ रही है बात? एक आपने कहा फर्ज कि करें कि, जितने रेंटल रेंटल किससे लेने थे हमने? देखें, फर्ज करें कि मैं बैंक हूँ, मुझसे जी मुझसे अदनान ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे जी इसको इजारे पर लूंगा, और अदनान के कहने पर मैंने एसेट ले लिया। अदनान ने खुद बताया कि ये एसेट मुझे चाहिए, यूं चाहिए, फला वेंडर से चाहिए, मैंने ले लिया अदनान के कहने पर। अब जब मैंने ले लिया तो अदनान मुकर गया, कह रहा कि मैं नहीं खरीद रहा आपसे। तो अदनान का हामिश जिद्दिया मैंने एक सर्टेन अमाउंट रखा हुआ था इस केस में, जहां पर अदनान अगर इनकार करे तो मैं, मेरे पास कोई ना कोई ऐसा जरिया हो कि मैं अपने नुकसान का अजाला कर सकूं। तो मैंने क्या किया, ठीक है, अदनान ने नहीं लिया, तो अब मैं मार्केट में गया, तो खुर्रम मुझसे लेने के लिए तैयार हो गया ये एसेट। अब खुर्रम मुझसे एसेट ले तो रहा है, लेकिन खुर्रम ने थोड़ा सा मुझसे बार्गेन किया कि यार जवाद भाई, मैं बस लेना तो नहीं चाह रहा, मुझे सच कोई खास जरूरत तो नहीं, लेकिन आप बड़े मायूस नजर आ रहे थे, तो मैं फिर रेंटल आपको इतना दूंगा। बहुत कम इन्होंने रेंटल बताया मुझे। अब मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है, मुझे तो जाया तो नहीं करना, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जो रेंटल मुझे खुर्रम से मिलना है, फर्ज करें कि वो 3 साल के लिए मैंने रेंट पे दिया है, और खुर्रम जो है हर महीने मुझे 50,000 देगा, तो साल में ये रकम हो गई मेरी 6 लाख। और 3 साल की मेरी जो रकम हो गई, जो रेंटल मेरी टोटल बनेगी, वो 18 लाख। ऐसा ही है ना? जी, ठीक है। 18 लाख तक सही है। चल, मेरे साथ चल रहे हैं ना? तो जी 18 लाख ठीक जो है। टोटल खुर्रम ने मुझे देने हैं, फ्यूचर जितने भी रेंटल्स आने हैं, ठीक है, मैं वो देखूंगा कि मुझे एसिड कितने में पड़ा। वो एसिड मुझे फर्ज करें 20 लाख में पड़ा था, तो 18 और 20 का जो डिफरेंस है वो 2 लाख बनता है। ये 2 लाख मेरा एक्चुअल लॉस है। समझ रहे हैं आप बात? ये 2 लाख मैं हामिद जिद्दीया से रिकवर करूंगा। क्लियर ये है ये कुछ बात? सेट नहीं, ये क्लियर तो चलो हो गई बात, मुझे क्लियर हो, लेकिन ये कुछ सेट फॉर्मूला है या इसके पीछे कोई ऐसा रेफरेंस है, ये मतलब ये इस तरह से क्यों कैलकुलेट किया गया? भाई अच्छा, देखें, इसको हमने इसको एक एक्चुअल, दूसरी तरीके से, इसको अगर मैं इसको दूसरी तरीके से कहूँ, सर इसको मैं इसमें एक तो इसमें दूसरी तरीके से। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ सकते हैं कि जी मार्केट में डिस्काउंट रेट नीचे चला गया, या आपने उसको फोर्स रेंटल पे चढ़ाया क्योंकि आपका एसेट आइडियल था, तो उसमें डिफरेंस भी आ सकता है ना, ये वाइस वर्सा है, हो सकता है आपका लीज रेंटल डिस्काउंट रेट की एग्जैक्टली वजह से बढ़ भी जाए चीजें। एग्जैक्टली देखें, आपको फायदा थर्ड पार्टी को देने का फायदा भी हो सकता है, तो उस सूरत इसका में आप हामिद जिद्दीया शराफत से उसको वापस देखें। इस कंसेप्ट को समझ लें आप पहले, जरा तहम्मुल ये से इसको समझ लें। देखें कॉन्सेप्ट तो अगर, मुझे समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन ये जो इसका नबील ने अभी पॉइंट रेज किया ना, कि ये जी हो सकता है कि भाई उस टाइम पे जो मेरा फर्स्ट लेसोर बैक कर गया उस वक्त, मेरा जो काइबोर था वो इतना नहीं था, लेकिन जब मैंने थर्ड पार्टी को दिया तो काइबोर मेरा बढ़ गया। फर्स्ट करें कि मुझे उल्टा उसमें बेनिफिट हो गया, तो जी यहाँ पर मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, मुझे उल्टा फायदा हुआ है। तो जी मैं हामिद जिद्दीया जो मैंने रखे हुए थे 5 लाख रुपए अदनान साहब के, तो मुझे 5 लाख उसी हालत में लौटाने हैं वापस, मैं वहां से कुछ डिडक्ट नहीं कर सकता, मुझे एज जी। इट इज लौटाने। लेकिन अगर मुझे कम पर देना पड़ जाता, तो उस सूरत में मैं अपना जो कम, मुझे जो नुकसान हुआ है उसका मैं डिडक्शन कर सकता हूँ हामिद जिद्दीया से, बाकी मुझे वापस करना।
अच्छा, मैं ठीक है, मेरा ये मेरा नबील सवाल आपका यहाँ पे पॉइंट है। ना, अदनान आप कुछ और कहना चाह रहे हैं शायद। मैं नहीं, ये तो मुझे कंडीशन समझ भी आ गई और मैं इसको अंडरस्टैंड भी कर गया लेकिन इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एक तो चीज़ ये है कि ये इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से क्यों की जा रही है, पहला सवाल। तो दूसरा सवाल ये है कि टेक्निकली अगर हम देखें तो एक शख्स हमने उसको थ्री थ्री इयर्स के लिए मुझे आपने रेंट पे देना था और मैंने कहा जी मैं नहीं ले रहा, और प्रॉपर्टी जो है वो फिर आपको एक्स्ट्रा किसी थर्ड पर्सन को देनी पड़ती। तो डिफरेंस से सपोज अगर वहां पे थर्ड पर्सन को जब हमने उसको रेंटल पे दिया तो डिस्काउंट रेट नीचे हो गया, मतलब डिस्काउंट रेट नीचे हो गया। तो टेक्निकली जब मेरे मेरे साथ जो मामला था, अगर मैं कहूँ कि 18% पे था और उसके साथ मामला 15% पे, तो 3% का डिफरेंस आ गया। 3 इयर्स में अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 इयर्स में 3% का डिफरेंस था, वो अमाउंट निकला है बाहर। कि अगर मेरे साथ टाइमली अगर ये इजारा हो जाता तो बैंक को ये 3% एक्स्ट्रा मिलता और वो इस कैलकुलेशन पे अपनी इजारा करता। अब क्योंकि हमने दूसरे को इजारा दे दिया जिसने हमसे नेगोशिएट भी किया और 3% नीचे भी नेगोशिएट किया, तो डिफरेंस 3% अमाउंट का ऑन एक्चुअल जो उस दिन जिस दिन इजारा क्रिएट हुआ उस दिन से डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि जी अगर ये इसने 3 दिन लेट किया है, 4 दिन के बाद हमने किसी को किया, तो ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं फिट होता। हम उसकी प्राइस को जो है ना रेंटल से क्यों डेबिट कर रहे हैं। सर प्रोजेक्शन करेंगे ना उसकी एसेट की प्राइस को कैसे निकालेंगे, उसके फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रोजेक्शन करेंगे कि वो जो रेंटल हम्म। डिसाइड किया है उसकी बेसिस पे हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। फ्यूचर सही, कैश फ्लोज तो बिल्कुल। उसकी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, जो जितने फ्यूचर हम्म, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक नबील आपकी बात है। और दूसरा पॉइंट इसमें अदनान साहब ये है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो 3% का डिफरेंस है वो मैं लगा के क्यों ना रिकवर करूं। तो देखें, वो जो परसेंटेज आप रखते हैं ना, काइबोर लाइबोर, वो एज अ बेंचमार्क रखते हैं। वो आपका असल मकसद नहीं है। आपका मकसद रेंटल का तायुन है। वो रेंटल के तायुन के लिए आपने एक रेट आपने सेट किया हुआ ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो कि मैं किस रेट पे जी। रेंटल मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए रखा है। असल हदफ तो आपका एक्चुअल रेंटल है ना। तो उसकी बेस पर जी। आपने जो एक्चुअल रेंटल बन रहा होगा ना, उसको आप मद्देनजर रखेंगे। वरना तो आपका फार्मूला तो बड़ा सिंपल सा है कि मैं 3% लगा दूं तो ये ज्यादा आसान है मेरे लिए। लेकिन मैं ये करने के राइट। बजाय, चूंकि शरिया की जिस्ट ये है कि आपको एक चीज किराए पे दी जा रही है, तो उसका एक रेंटल फिक्स होना चाहिए रेट के हिसाब से उसका। मतलब रेट में रेंटल कभी भी मुतय्यन नहीं होता। रेंट एक रेट एक बेंचमार्क होता है जिसकी रोशनी में एक सर्टेन मुद्दत के लिए आप एक रेंटल फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से फिर हम एक्चुअल रेंटल पे जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है। ठीक ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक थोड़ा सा टाइम रह गया ये लिंक खत्म होने में, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट था। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो बहरहाल रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। दोबारा बार बार एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि जब एक रिकॉर्डिंग मौजूद है तो आप उसको देख लीजिएगा दोबारा से। फिर आगे ये क्या कह रहे हैं, अगर इन केस ऑफ ऑपरेटिंग इजारा, the promisor breaching his promise shall be charged the difference between the cost of acquisition and the total selling price if sold to a third party by the institution। अगर वो आपने रेंट पे नहीं दिया, थर्ड पार्टी को रेंट पे नहीं दिया, आपको बेचना पड़ गया, ठीक है, तो उस सूरत में वही फॉर्मूला है जो आपका मुराबाहा में था कि जितने में बिका माइनस जितने में खरीदा, वो आप रिकवर करेंगे। ठीक है। अदरवाइज इन केस इट इज नॉट सोल्ड, द प्रोमिसी शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कंपनसेशन। अगर वो बिका भी नहीं, वो एसेट ना किसी थर्ड पार्टी ने लीज पे लिया, ना वो आगे बिका, इन दोनों सूरतों में आप इसमें एक्चुअल लॉस आप जाहिर है फिर ले नहीं सकते, आप कंपनसेशन के हकदार नहीं। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, बस ये कुछ सेकंड 20 सेकंड के बाद खत्म हो जाएगा।